हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके परिवार विनय क्रश में। फ्रेंड्स, जीएस जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है या हम कह लें मॉक टेस्ट है। ये आपके क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। 15 और 16 अक्टूबर को आपका यूपी ट्रिपल पीटी का एग्ज़ाम होना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सारनाथ या ऑप्शन डी मगध। अब हम जान लेते हैं भगवान गौतम बुद्ध जी के बारे में। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ये शाक्यों के राज कपिलवस्तु के शासक थे। और इनकी माता कौन थी? महामाया थी। इनका बचपन का नाम क्या था? अगर हम बात करें गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम तो क्या था? सिद्धार्थ था। और इनका पालन पोषण कौन करती हैं? यह करती हैं इनकी मौसी, या हम कहें इनकी माँ की मृत्यु के बाद ये इनकी माँ बनती हैं। मौसी इनकी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जी इनका पालन पोषण करती हैं। और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो जाता है। इनके पुत्र का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम है राहुल। अगर हम देखें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करें, गृह त्याग। गृह त्याग को क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण कहते हैं। और यह 29 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग करते हैं और इसको क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में देते हैं। और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? कुशीनगर में होती है। और इनके मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर हम बात करें इनके रत्नों की तो गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। और बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? बौद्ध ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ को कहते हैं। त्रिपिटक किस भाषा में है? आपको पता है, यह पाली भाषा में है। प्राकृत भाषा महावीर स्वामी जी की है जैन धर्म में। जबकि भगवान गौतम बुद्ध की भाषा इनकी कौन सी हो जाती है? पाली भाषा हो जाती है। त्रिपिटक में 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। आपको पता है कि कुल 4 बौद्ध संगीति होती हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर होती है? 483 ईसा में होती है, ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पर? राजगृह में होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप होते हैं। जबकि शासक किस शासक के काल में होती है? अजातशत्रु के शासक काल में होती है। दूसरी बौद्ध संगीति कब होती है? यह होती है 483 100 वर्ष के अंतराल पे 383 ईसा पूर्व में। यह कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है। और सब्बकामी उस समय अध्यक्ष होते हैं दूसरी बौद्ध संगीति के। और कालाशोक उस समय क्या होते हैं? शासक रहते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो यह होता है 250 ईसा पूर्व में। यह होती है बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। और इस समय अध्यक्ष कौन होते हैं? मोगली पुत्र होते हैं। और उस समय शासक कौन होते हैं? अशोक होते हैं। अब चौथी बौद्ध संगति, तीसरी और चौथी बौद्ध संगति आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चौथी बौद्ध संगति कब होती है? 1 शताब्दी में होती है या 72 ईसा में होती है। यह कहाँ पर होती है? कुंडलवन में होती है। और इस समय अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र और शासक कौन होते हैं? कनिष्क होते हैं। शासक होते हैं कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति के बाद ही
यह बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट जाता है, हीनयान और महायान। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हमने इसके पीछे इतने सारे आपके जितना ही आपका बौद्ध और जैन धर्म से आपके क्वेश्चन आना आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं कि भगवान बुद्ध का उपदेश, अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो आपको पता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धनुर्वेद निम्नलिखित में से किसका एक उपवेद है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद। धनुर्वेद वेदों की संख्या 4 है और उन वेदों की उपवेदों की संख्या भी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अगर हम बात करें ऋग्वेद के बाद सामवेद की, तो सामवेद का उपवेद क्या है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, अर्थवेद है या शिल्पवेद है। और यदि हम बात करें धनुर्वेद की, तो धनुर्वेद का उपवेद कौन सा है, यजुर्वेद धनुर्वेद का उपवेद है। सॉरी, यजुर्वेद उपवेद है धनुर्वेद का। यजुर्वेद किसका उपवेद है, धनुर्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। पुस्तक दिया है, एक तरफ लेखक दिए हुए हैं। पुस्तक मुद्रा राक्षस, लेखक कौन है, विशाखदत्त। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, वाराहमिहिर हैं। और कादंबरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त हैं, ये भी एकदम सही है। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन हो जाते हैं, वाराहमिहिर हो जाते हैं। और कादंबरी के लेखक कौन हो जाते हैं, बाणभट्ट हो जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ये चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक सम्राट किसके निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था। अशोक सम्राट निम्नलिखित मौर्य शासकों में किसका पुत्र था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन सी कनिष्क। तो आपको पता है अशोक किसके पुत्र थे, अशोक थे बिंदुसार के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे, बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र कौन थे, अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपना शाही दरबार और निवास स्थान आगरा से सीकरी स्थानांतरित कर दिया, जिसे बाद में फतेहपुर सीकरी नाम दिया गया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो अकबर ने अपना शाही दरबार या निवास स्थान आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था। और अकबर का शासनकाल कब है, 1556 से लेकर के 1605 तक अशोक का शासनकाल है। और फतेहपुर सीकरी हमारे यूपी में ही फतेहपुर सीकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किसके विरोध करने के लिए नाइटहुड की उपाधि त्याग दी या अस्वीकार कर दी। ऑप्शन ए जलियांवाला नरसंहार, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी सिपाही विद्रोह या ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। यह कब होता है, 13 अप्रैल 1919 में होता है। यह कहाँ पर होता है, अमृतसर में होता है। और यह उपाधि इन्होंने किसने दिया था, नाइटहुड की उपाधि जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। और यह उपाधि कब दी थी, यह उपाधि दी थी 3 जून 1915 में। नाइटहुड की उपाधि कब दी गई, 3 जून 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनरल डायर या नरसंहार करते हैं, इसी कारणवश नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है। अगस्त आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन,
ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या हो जाता है? अगस्त आंदोलन होता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 में यह स्टार्ट होता है। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ? भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए यह आंदोलन शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में किसने जाना जाता है? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। और अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करें तो यह किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के यह राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, या भारतीय परिषद अधिनियम 1992, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किस ब्रिटिश शासन काल के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? तो यह कब शुरुआत की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए रॉयल इंडियन नेवी, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशनरी आर्मी, या ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। तो आपका कोमागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? यह आपके गदर पार्टी से संबंधित है। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह और मोहम्मद बरकतुल्लाह जी इसके संस्थापक थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को। लास्ट ईयर यूपी SSC पीटी के एग्जाम में आपका गदर पार्टी से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मानसून पहले पहुंचता है? किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी केरल। तो सबसे पहले आपका मानसून कहाँ पर पहुंचता है? केरल में आपका सबसे पहले मानसून पहुंचता है या टकराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? ऑप्शन ए मांडवी नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, या ऑप्शन डी ताप्ती नदी। आपकी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माउंट किलिमंजारो जो कि में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो जिसमें एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है बताना है। ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी इथोपिया, या ऑप्शन डी घाना। तो आपका माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? यह तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कोयला, या ऑप्शन डी शेल गैस। आपके कोयला को क्या कहा जाता है? दबी हुई धूप कहा जाता है कोयला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन वित्त मंत्री थे जब भारत में 1991 में औद्योगिकीकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, या ऑप्शन डी P चिदम्बरम। तो जब 1991 में औद्योगिकीकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया, उस समय वित्त मंत्री कौन थे? उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और
प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? पीवी नरसिम्हा उस समय प्रधानमंत्री हो जाते हैं और यह 42वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी बंदरगाह या ऑप्शन डी उद्योग। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यह कब से कब तक थी? 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। और यह किस मॉडल पे थी? यह मॉडल था हेरोडोमर मॉडल था। इस पे किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि पर प्राथमिकता की दी गई थी। वास्तुकार कौन थे? के.एन. राज वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक योजना की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह बताना है। ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी दोहरी अर्थव्यवस्था या ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक योजना का किसकी विशेषता क्या है? कि यह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदारीकरण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए समाज का एक समाजवादी स्वरूप, ऑप्शन बी आर्थिक योजना या ऑप्शन सी आर्थिक सुधार या ऑप्शन डी भूमि सुधार। तो उदारीकरण का उद्देश्य क्या था? औद्योगिक लाइसेंस की अनुमति, राज्य की समाप्ति, आयात शुल्क में कटौती करना और आर्थिक सुधार पर बल देना। तो आर्थिक सुधार पर बल देना यह उदारीकरण की मुख्य विशेषता या उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना अवकाश को कब घोषित किया गया? पहली योजना के बाद, ऑप्शन बी एलपीजी सुधारों के बाद, ऑप्शन सी एलपीजी सुधारों से पहले या ऑप्शन डी तीसरी योजना के बाद। तीसरी योजना के बाद ही योजना अवकाश हुआ था। 1966 से लेकर के 1969 तक, 1966 से लेकर के 1969, 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान में मौलिक अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में या ऑप्शन डी भाग बी में। तो आपको पता है मौलिक अधिकार, पहले भाग 1 में क्या है? पहले हम देश के बारे में बात करेंगे, फिर राज्य और यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पे रहने वाले लोगों की बात करेंगे। तो भाग 2 में क्या हो जाती है? नागरिकता। और भाग 3 में क्या हो जाता है? मौलिक अधिकार हो जाता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A में क्या हो जाता है? हमारे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 16। तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या ऑप्शन डी संसद के द्वारा। तो जनहित याचिका का विचार किसने दिया था? जस्टिस P.N. भगवती जी ने दिया था। और जनहित याचिका के जनक या पिता कहे जाते हैं PIL जिसे कहते हैं, PIL कहते हैं। यह किसके द्वारा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये भी हमको जानना चाहिए कि जनहित याचिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यह हुई है USA से। और इसके जनक कौन होते हैं? P.N. भगवती जी होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में यह किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 32 के तहत। आपको पता है भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा का है। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट में तो आर्टिकल 226 के तहत जनहित याचिका दर्ज होगी आर्टिकल हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 7 या ऑप्शन डी भाग 8। तो केंद्र शासित प्रदेशों से कौन सा भाग संबंधित है? आपका भाग 8। फ्रेंड्स, ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको आप देखिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।